आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और 120 म्यूनिसिपैलिटीज़ के पर्चे नामजदगी का अमल मुकम्मल हो चुका है। हफ्ते के दिन पर्चे नामजदगी की जांच का अमल शुरू होगा। जुमे को आखिरी दिन होने की वजह से बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई हैं। जुमेरात तक सिर्फ 5,689 नामजदगियाँ दाखिल की गई थी, लेकिन जुमे की शाम वक्त पूरा होने तक जुमला 21,850 अफराद ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अहम सियासी जमातें कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों को बी फॉर्म जारी नहीं किए हैं, ताकि टीआरएस के उम्मीदवारों को देखकर मजबूत उम्मीदवारों को बी फॉर्म देने की हिकमत अमली अपनाई जाए। पर्चे नामजदगी वापस लेने के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी कि मैदान में कितने उम्मीदवार रहेंगे। दूसरी तरफ करीमनगर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अदालत के फैसले के बाद अलहदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक आज यानी जुमे के रोज़ से पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हुआ, जो 12 जनवरी तक जारी रहेगा। 16 जनवरी को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 27 जनवरी को करीमनगर में रायदही होगी। पीसीसी सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस के 6 साला दौरे इख्तिदार में रियासत की एक भी बल्दिया या कॉरपोरेशन में तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया गया और उन इलाकों में मिशन भागीरथा प्रोग्राम के नाम पर सड़कों को तबाह कर दिया गया। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों से फेसबुक लाइव प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद तारक रामा राव, जो बल्दी नज़्मो नस्क के वजीर भी हैं, 6 साल में बल्दियात और कॉरपोरेशन में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो नहीं दी। अब बल्दी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी किस सूरत के साथ वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि रियासत की 40% आबादी बल्दियात और कॉरपोरेशन में रहती है, लेकिन उन्हें पानी, बरखी, सड़क और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में टीआरएस को मुनासिब सबक सिखाने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हुकूमत को अपने वादों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दिसंबर 2018 में दूसरी मियाद की कामयाबी के लिए टीआरएस ने कई वादे किए थे। 1 साल गुजर जाने के बाद भी बेरोज़गारी भत्ता 3,016 रुपये, किसानों को 1 लाख रुपए कर्ज माफ़ी नहीं हुई, डबल बेडरूम की स्कीम, मुसलमानों और गिरिजनों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, 3 एकड़ ज़मीन का मामला चीफ मिनिस्टर और टीआरएस लीडर्स भूल गए हैं। इन तमाम वादों को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने, टीआरएस को शिकस्त देने की ज़रूरत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इन इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर को ऐसा शौक देने की ज़रूरत है कि इसके बाद वो आवाम से किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर देंगे। पीसीसी सदर ने कहा कि टीआरएस बल्दी इंतखाबात में साजिशें कर रही हैं ताकि राय दहिंदगान की फहरिस्त रिजर्वेशन का ऐलान किए बगैर शेड्यूल जारी कर दिया गया। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी के एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे माइनॉरिटी भाइयों के लिए और जो लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बात करूं, मैं 2 मिनट हिंदी में बात करता हूं। मैं अपील करना चाहता हूं मेरे कांग्रेस भाई बहन से कि 22 तारीख तक, जब तक ये म्यूनसिपल इलेक्शंस की पोलिंग ख़त्म होती है, हम सब लोग यूनिटी के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ कांग्रेस कैंडिडेट्स को जिताने के लिए एकजुट से आगे जाना है और हार्ड वर्क करना है। मैं आप लोगों को अपील करता हूं। और दूसरी चीज़ ये भी बोलता हूं कि माइनॉरिटी भाई बहन को ये मैसेज ज़रूर ले जाना है, अंदर अंदर से टीआरएस पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी बीजेपी को वोट डाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शंस में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी को वोट डाला था। डीमोनेटाइजेशन में, जीएसटी में, ट्रिपल तलाक बिल में, पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, हर विषय में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी के मदद किया है। अभी भी हम डिमांड कर रहे हैं, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ के अगेंस्ट असेंबली में रेजोल्यूशन पास करिए। कांग्रेस पार्टी वो यूनानिमस करने की आपके साथ देंगे, लेकिन केसीआर साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, ये 120 म्यूनसिपैलिटी और 10 कॉरपोरेशन में
केसीआर और टीआरएस गवर्नमेंट में कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया, खासकर माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, सेक्शंस के लिए उनको पूरा नेग्लेक्ट किया। ये चीज़ म्यूनसिपल इलेक्शंस में याद रखना, टीआरएस पार्टी को सबक सिखाना, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ये हमारे आप सबके लिए अपील है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि पीरजादा गुड़ा और बोडुपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी कायदीन दयाकर राव और रमेश गौड़ ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर मल्ला रेड्डी रकम और गैर कानूनी मुकदमात के जरिए इंतखाबात में कामयाब होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत करने वाले ही असल कायदीन होते हैं, जिसका सबूत ये कायदीन है जो कांग्रेस में शामिल होकर आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों को भरोसा दिलाया कि वो टीआरएस के गैर कानूनी मुकदमात से खौफजदा ना हो। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जो लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सब मिलकर काम करेंगे और पीरजादा गुड़ा और बोडुपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस की कामयाबी होगी। నుంచి ప్రజల మధ్యలోనే ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళని గుర్తించి గౌరవించి పార్టీ కండువ కప్పి ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తి స్థాయి బాధ్యతలను వాళ్ళకే అప్పచెప్పి వీళ్ళను ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం ఈరోజు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీశైలం గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో మేమందరం కలిసి వీరిని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న సీనియర్ నాయకులతో పాటు వాళ్లకు సముచితమైన గౌరవం స్థానం ఉంటుంది. ఇప్పటికైనా కేవలం డబ్బులతోని లేకపోతే అక్రమ కేసులతోని ఏదైతే రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్లకు కనువిప్పు కలగాలి. ఎందుకంటే ప్రజలకు సేవ చేస్తే ప్రజల నాయకులు ఎదుగుతారు, ఎన్నికవుతారు. కానీ కేవలం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ద్వారానే ఎన్నికవ్వాలనుకునే వాళ్లకు ఈ పీర్జాదిగూడలో జరిగిన ఈ పరిణామాలు వాళ్ళకు గుణపాఠం అవుతాయని మేము భావిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా పీర్జాదిగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మీద, బోడుపల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఎగిరేసి మేయరు, డిప్యూటీ మేయరు, కార్పొరేటర్లు అందరిని కూడా మేము గెలిపించుకుంటాం. పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ లక్ష్మారెడ్డి గారు మేము సమయం ఇచ్చి ప్రతి కార్యకర్తకు అండగా నిలబడతాం. ఏ కార్యకర్తలు భయపడాల్సిన పని లేదు, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, అక్రమ కేసులకు భయపడేది లేదు. అందరికి అండగా నిలబడతాం. ఏ అర్ధరాత్రి అయినా సరే ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండి ఇక్కడ ఉండే కార్యకర్తలను కాపాడుకునే బాధ్యత మాది. ఈ రోజు చేరిన నాయకులకు కూడా సంపూర్ణమైన విశ్వాసాన్ని ఇస్తున్నాం. 100% పాత నాయకులతో పాటు సమానమైన సముచితమైన స్థానం ఉంటుంది. వాళ్ళను మా కుటుంబ సభ్యులాగానే గౌరవిస్తాం. వాళ్ళను సహాయం తీసుకొని వాళ్ళకు సహకారాన్ని అందించే ప్రాంతంలో పేద ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने इस यकीन का इजहार किया है कि असम्बली पार्लियामेंट इंतखाबात की तर्ज पर बल्दी इंतखाबात में भी टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने महबूबाबाद में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र एमएलए कैंप ऑफिस में पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों से तबादला ख्याल करते हुए ये बात कही। इस मौके पर अरकान असम्बली शंकर नायक, एन नरेंद्र और मकामी कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर कांग्रेस पार्टी से टीआरएस में शामिल होने वाले आर शंकर और रेखा चंद्रया के अलावा उनके 200 हामियों को खंडवा पहनाकर टीआरएस में इस्तकबाल किया। सत्यवती राठौड़ ने 6 उम्मीदवारों को बी फॉर्म्स हवाले किए। अपने खिताब में उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो महबूबाबाद की खिदमत के जज्बे से बहैसियत चेयरमैन आगे आने वाले राम मोहन रेड्डी की मुकम्मल तायद करें। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों का जोश देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 36 नशिस्तों पर टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने बताया कि 50 करोड़ रुपए के फंड से महबूबाबाद की तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं और महबूबाबाद की तरक्की के मकसद से काम किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि साबिक़ इंतखाबात की तरह बल्दी इंतखाबात में हुक्मरान जमात को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व आईटी तारक रामाराव ने आज दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर इंडस्ट्रीज़ पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान तारक रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर को हैदराबाद में 17 फरवरी को मुनक़िद होने वाली बायो एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। उन्होंने रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी की भी दरख्वास्त की।
वजीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने वरंगल हैदराबाद और हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी देने की ख्वाहिश की। इसके अलावा हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई को मजबूत करते हुए 4 रियासतों के दरमियान सदर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम करने की तजवीज़ पेश की। इस सिलसिले में मरकजी बजट में फंड्स मख्तस करने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि सदर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तजवीज़ को 4 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को मकतूब रवाना किया गया है। उन्होंने तेलंगाना में कायम किए जाने वाले ड्राई पोर्ट के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के क़याम के लिए भी माली ताउन करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के मदाफ़ात में फार्मा सिटी कायम की जा रही है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े फार्मा कंपनीज अपने यूनिटों को कायम करने का पेशकश किया है। फार्मा सिटी के कामों के लिए भी माली मदद की ख्वाहिश की गई है। इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने फार्मा सिटी के कामों के साथ जहीराबाद में कायम होने वाली नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी निम्स के कामों की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने के.टी. रामाराव की जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर एक रिपोर्ट पेश करने अपने दफ्तर के ओहदेदारों को हिदायत दी। ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप हाउस का मायना किया। उन्होंने पंप हाउस के तामीरी कामों का तफसीली मायना करते हुए पंप की तनसीब करने वाले सेमेंस कंपनी के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने अनंत सागर, रंगनाथ सागर में तनसीब करदा पंपों की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। बाद अज़ां प्रभाकर राव ने बताया कि मल्लाना सागर पंप हाउस में 4 पंपों की तनसीब के लिए दरकार बरकी कामों को मुकम्मिल कर लिया गया है। बाकी 4 पंपों के काम भी जारी हैं। इन कामों को बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। पंपों को बरकी सरबराह करने के लिए सब स्टेशन तामीर किए जा रहे हैं। इस माह के अवाखिर तक इन तमाम को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जारिया साल ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट से गोदावरी के पानी को मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पंप हाउस के कामों को जंगी खतूत पर अंजाम दिया जा रहा है। प्रभाकर राव ने मजीद बताया कि आइंदा साल मिडीगड्डा से एल्लमपल्ली तक 3 टीएमसी पानी और मिड मानियर से मल्लाना सागर को 2 टीएमसी पानी मुंतकिल करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक बरखी सरबराह की जाएगी। इस सिलसिले में बरखी सरबराही के इंतजाम किए जा रहे हैं। रच्चाकुंडा शी टीम ने 1 माह में लड़कियों और ख़वातीन से छेड़छाड़ करने वाले 33 अफराद को हिरासत में ले लिया। टीम ने नौज़ायदा बच्चे को फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया और कम उम्र लड़कियों की 2 शादियों को रुकवाया। शी टीम ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान 41 मुकदमात, 21 FIR, 17 मामूली मुकदमात दर्ज किए और छेड़छाड़ करने वाले 3 अफराद की काउंसलिंग की गई। ये काउंसलिंग कमिश्नर कैंप ऑफिस नागोल LB नगर में पेशावराना काउंसलिंग करने वाली गैर सरकारी तंजीमों के जरिए की गई। मलकाजगिरी में एक लड़के की जानिब से MBA साल आखिर की तालिबा को हरासा किया जा रहा था। इंटर्नशिप के दौरान लड़की की मुलाकात यला मुंद्रा रेड्डी से हो गई। दोनों सेल्स डिपार्टमेंट में थे। जब लड़के ने शादी के लिए तजवीज़ पेश की तो लड़की ने इनकार कर दिया, जिस पर उसने लड़की की तस्वीर को एडिट करते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। लड़की की शिकायत पर लड़के के खिलाफ जिनसी हरासानी का मामला दर्ज किया गया। सरूनगर इलाके में मोहब्बत के नाम पर नाबालिग लड़की को हरासा किया जा रहा था। इस लड़के ने इंतबाह दिया था कि मोहब्बत ना करने पर वो खुदकशी कर लेगा। लड़की की शिकायत पर लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही काचीगुड़ा शी टीम, चोटुप्पल शी टीम की जानिब से डेकॉय ऑपरेशन किए गए। इस दौरान बाज़ नौजवानों को हिरासत में लिया गया। शी टीम ने नौज़ायदा लड़के को 5,000 रुपये में फ़रोख्त करने पर यादगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शी टीम ने मलकाजगिरी की एक तालिबा की शादी रुकवा दी। ये तालिबा नाबालिग थी। टीम के अरकान ने लड़की के अरकान ख़ानदान की काउंसलिंग की। चोटुप्पल शी टीम ने भी एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। महेश भागवत पुलिस कमिश्नर रच्चाकुंडा ने शी टीम्स के बेहतर काम की सताइश की और रच्चाकुंडा की लड़कियों और ख़वातीन से अपील की कि वो किसी भी किस्म की जिनसी हरासानी, छेड़छाड़ पर रच्चाकुंडा के व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 पर इतला दें या फिर 100 नंबर पर शिकायत करें। आमदनी से ज़ायद असासे जात के मामले में आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी CBI की खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। रेड्डी जो विजयवाड़ा से खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स की खुसूसी अदालत पहुंचे। 2011 में दर्ज करदा इस मुकदमे के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के तौर पर पहली मरतबा जगन मोहन रेड्डी अदालत में हाजिर हुए। जगन ने
हर जुमे को शख्सी हाजिरी से एग्जिबिशन की ख्वाहिश की थी। ताहम CBI के मुकदमात की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते हर हफ्ता उनकी हाजिरी से एग्जिबिशन पर एतराज़ किया था। CBI की अदालत ने पेन्ना सीमेंट्स केस के मामले में दाखिल इजाफी दरखास्त की समाअत करते हुए वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी व साबिक़ वज़ीर धर्मन्ना प्रसाद राव को समन जारी किया। अदालत ने IAS ऑफिसर श्री लक्ष्मी, मौजूफ ओहदेदारों शामोल VD राजगोपाल, DRO सुदर्शन रेड्डी और तहसीलदार एल्लम्मा को समन जारी करते हुए 17 जनवरी को हाजिर अदालत होने की ख्वाहिश की है। 2 साल पहले इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। ताहम इस मामले की समाअत हाईकोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तवा पर रोक दी गई थी। CBI की अदालत ने इस हुक्म इल्तवा को हाईकोर्ट की जानिब से बर्खास्त करने के बाद इस मामले की समाअत दोबारा शुरू कर दी। CBI की अदालत ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी के वकील की बहस को मुस्तरद कर दिया, जिन्होंने अदालत से ख्वाहिश की थी कि वह इस मामले की समाअत ना करे। अदालत ने कहा कि इस मामले की समाअत की जाएगी। इस चार्जशीट में कहा गया है कि पेन्ना सीमेंट्स कंपनी को अराजियात के अलॉटमेंट में कई बेकायदगियाँ हुई हैं। CBI ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त की वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा एक और वज़ीर धर्मन्ना प्रसाद राव ने अपने फ़राइज़ में कोताही की है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट 25 0 FIRs के साथ सरेफेरी से, जिसके बाद रच्चाकुंडा पुलिस का नंबर आता है जिसने 14 FIR दर्ज किए हैं। पुलिस ने 6 जनवरी के बाद से तेलंगाना में 83 0 FIR दर्ज किए हैं। हुकूमत ने दिशा मामले के बाद 0 FIR का आगाज़ किया था। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने खवातीन और बच्चों के सिलसिले में शिकायत पर पुलिस स्टेशनों के हुदूद का लिहाज किए बगैर 0 FIR दर्ज करने की हिदायत दी थी। अलावा अजी हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने भी 0 FIR दर्ज की जा रही है और इन FIRs को मज़ीद तहकीकात के लिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने रिश्वत लेते हुए ACB की जानिब से पकड़े गए जुबली हिल्स के सब इंस्पेक्टर सुधीर रेड्डी और सर्कल इंस्पेक्टर बलवंतैया को मुअत्तल कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर बलवंतैया की हिदायत के मुताबिक रिश्वत की रकम हासिल करने की बात सुधीर रेड्डी ने ACB की थी, जिस पर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। कमिश्नर पुलिस ने इन दोनों अहदेदारों को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि पुलिस स्टेशन में रकम तलब करने वालों की शिकायत सेल नंबर 9490616555 पर दी जाए। एक केस के मुल्जिम को जमानत देने के सिलसिले में सुधीर रेड्डी ने 50,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी, जिसके बाद मुतासिरा ने उसकी शिकायत ACB से की। मुल्जिम से रकम तलब करने पर सुधीर रेड्डी को ACB ने पकड़ा था। सर्कल इंस्पेक्टर बलवंतैया अपना फ़ोन स्विच ऑफ करते हुए मफरूर है। पुलिस उनको तलाश कर रही है। संक्रांति के मौके पर जारिया साल 13 था 15 जनवरी इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट्स फेस्टिवल 2020 परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद किया जाएगा। इस 3 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान 15 ममालिक के 40 बैनुल अक़वामी और 60 कौमी पतंगबाज हिस्सा लेंगे। 13 था 15 जनवरी रात में पतंग उड़ाने की तकरीब होगी। इस फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ किस्म और साइज़ की भारी पतंगे उड़ाते हुए आसमान को मज़ीद रंगारंग किया जाएगा। रियासत की मकामी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए बेशतर कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। काइट फेस्टिवल के अलावा तेलंगाना की मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के साथ फूड कोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम स्टॉल्स भी मुनक्किद किए जाएंगे। 3 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान जिमखाना ग्राउंड पर रिवायती खेलों का मुजाहरा भी किया जाएगा। 2016 से रियासती हुकूमत हर साल ये फेस्टिवल मनाती आ रही है। जारिया साल भी ये फेस्टिवल शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। महकमे सयाहत ने अपनी प्रेस रिलीज में ये बात बताई। शहरियत तरमीमी कानून CAA, NRC, NPR के खिलाफ जुमे को शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें कई लाख अफराद ने शिरकत करते हुए इन सियाह कवानीन की मुखालिफत की। ईदगाह मीर आलम पर 1:15 बजे दोपहर नमाज जुमा अदा की गई, जिसके साथ ही ईदगाह मीर आलम से शास्त्रीपुरम मैदान तक बड़े पैमाने पर यह रैली निकाली गई, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी ने शहरियत तरमीमी कानून की तायीद में आज दानिश्वरों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास चैपल रोड एबिट्स पर वाक़ स्टैनली इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनक्किद किया गया। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के अलावा MLC रामचंद्र राव और दीगर कायदीन ने इसमें शिरकत की।
వారికి పౌరసత్వం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పి లేఖ ఇచ్చిన వ్యక్తి మమతా బెనర్జీ. ఏ మమతా బెనర్జీ అయితే బంగ్లాదేశ్ హిందువులు వచ్చిన వాళ్ళకు ప్రతి ఎన్నికల్లో అక్కడ హిందువులు ఉన్నటువంటి మతం అనేటువంటి సామాజిక వర్గానికి ఆరాధ్య దైవంగా ఉండే వాళ్ళకు ఆరాధ్యం చేస్తూ వీళ్ళ హక్కులు కాపాడాలి, వీళ్ళకి భద్రత కల్పించాలి. ఆనాడు సిపిఎం ప్రభుత్వంలో పోరాటం చేసిన మమతా బెనర్జీ ఇప్పుడు స్వయంగా ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మతాల కమిటీ లేదు, హిందూ సమాజం లేదు. ఈ రకంగా మరి నిజంగా అవి నోళ్ళ తాటి మంటలా మీరు మాట్లాడేది అంటే సమాజం ఇవాళ అంత అంధకారంలో ఉన్నదా వాళ్ళు, అంత గుడ్డిగా వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నారంటే అది ఇవాళ మోదీ చేస్తే, అమిత్ షా ప్రవేశపెడితే ఎందుకు ఇవాళ మీరు చెప్పింది మీరు చేయలేకపోయినారు? మేము చెబుతూనే వస్తున్నాం ఇవాళ కాదు, పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి అజెండాలో అంశాన్ని ఇవాళ అవకాశం వచ్చింది నిర్వహిస్తే అని మతం రంగు గుడి చిరువలు పలవలు. नागरिकता संशोधन विधेयक पर आज हैदराबाद में एक छोटी सी सभा हुई है, जहां पर हैदराबाद के कुछ डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स वगैरह आए हुए हैं और हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री डॉक्टर लक्ष्मण जी और राकेश सुधाकर जी सीनियर जर्नलिस्ट, इन्होंने उनको संबोधित किया और ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये विधेयक जो है ये किसी के विरोध में नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से यहाँ आए हुए हैं और उनको पहले भी इस तरह का एक हमारे एक्ट में एक प्रोविज़न था, उसको 11 साल से हम 5 साल किए हैं और इसके लिए किसी को भी नागरिकता से रोका नहीं जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी, दूसरों को भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग रहेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, बड़े दुख के साथ ये कहना होता है कि कुछ राजनीतिक दल, खासकर एमआईएम, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, नक्सलाइट्स ये वगैरह जो है गलत आज बात कर रहे हैं और गलत फहमी को आज सामने ला रहे हैं और इससे जनता जो है गलत फहमी की शिकार हो गई है और इसमें वास्तवता न बताते हुए लोगों में एक दहशत फैला दे रही है, उनमें एक भय फैला दिया गया है कि उनको निकाला जाएगा, ये करा जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है विधेयक जो है ये जनता के, अपने भारतीय जनता के लिए नहीं है, भारत की जनता के लिए नहीं है, ये विदेश से जो लोग आते हैं उनके लिए ये विधेयक बनाया गया है। तो इससे किसी भी मजहब को हो या किसी भी व्यक्ति को हो या किसी के लिए भी इसमें आपत्ति कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं और जनता को हम छोटे छोटे सभाओं से, छोटे छोटे हॉल मीटिंग से, बड़ी सभाओं से, रैलियों से हम जनता को इसके बारे में आश्वस्त करना चाहते हैं और आश्वस्त करके उनको हम ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जो है भारत में आप सबका जो है भला देखने वाले हैं, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और इस हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है उसके तहत हम काम करना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीएए हो या एनपीआर हो, जनता के पक्ष में है, जनता के लिए कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी, ये बात बताने के लिए आज ये सभा का आयोजन यहाँ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 370 के ज्यादातर शकों और आर्टिकल 35A को मनसूख किए जाने के बाद रियासत में इंटरनेट पर आयद की गई पाबंदी पर फौरी तौर पर जायजा लेने के अहकाम जारी कर दिए। जस्टिस NV रमन की सरबराही वाली बेंच ने कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसेन और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद की अर्जियों पर फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर में आयद की गई दीगर तमाम तर पाबंदियों का 1 हफ्ते के अंदर अंदर जायजा लेने के अहकामात जारी किए। अदालत ने अपने अहकामात में कहा कि इंटरनेट पर गैर मुयन्ना मुद्दत तक पाबंदी आयद करना टेलीकम्युनिकेशन ज़ाब्तों की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंटरनेट की दस्तयाबी को इजहार राय की आज़ादी का एक जरिया करार देते हुए कहा कि इस पर लंबे वक्त तक पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया से कहा कि वो उन सभी अहकामात को मंजर आम पर लाए जिनके तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में हमले के मामले में JNU स्टूडेंट्स यूनियन की सदर आयशी घोष समेत 10 तुलबा की शिनाख्त का दावा करते हुए सबूत के तौर पर उनकी कुछ तस्वीर जारी कर दी हैं।
तुलबा तंजीम ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस पर असल मुजरिमों के दिफा का इल्ज़ाम आयद किया। जेएनयू हमले के मामले की तफ्तीश करने वाली दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर जोय तिर्की ने जुमे को सहाफ़ियों को बताया कि 10 मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई है, जिनमें एसयू की सदर आयशी घोष के अलावा चुनचुन कुमार, पंकज मिश्रा, सुचेता तालुकराज, प्रिया रंजन, विकास पटेल और योगेंद्र भरद्वाज और दीगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी से पूछगछ के लिए हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन जल्द ही मुश्तबा अफराद से पूछगछ शुरू की जाएगी। पुलिस के इन दावों पर जेएनयू के 4 तुलबा यूनियन ओहदेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल उठाए। जेएनयू एसयू की सदर आयशी घोष ने पुलिस पर इतवार के हमलावरों को जानबूझकर बचाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी बहुत से शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि तशद्दुद कौन कर रहा था। जेएनयूएस ने तशद्दुद के बारे में पुलिस के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब तशद्दुद के दिन जब जेएनयूएसयू की सदर ने मकामी एसएचओ को नकाबपोश हमलावरों के हंगामे के बारे में 3 बजे आगाह किया था तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची। उन्होंने पूछा कि शाम के वक्त जब हमला और अंदर घूम रहे थे और तुलबा को मार रहे थे तो पुलिस 2 घंटे अंदर आने के बजाय बाहर क्यों खड़ी रही। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने इतवार को होने वाली तशद्दुद के बजाय 4 जनवरी को जेएनयू के सर्वर रूम में तोड़फोड़ के वाक़े पर ही अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ रखी और दावा किया कि 4 जनवरी को 4 तुलबा तंजीमों एसएफआई, एआईएसए, एआईएसएफ और डीएसएफ के तुलबा ने हमला किया था। पुलिस ने बताया कि वह तमाम तुलबा के रजिस्ट्रेशन की मुखालिफत कर रहे थे। इस वाक़े के बाद नकाबपोश अफराद ने अगले ही दिन हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि 5 जनवरी को नकाबपोश हमलावरों को मालूम था कि किस कमरे में जाना है और तुलबा को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। दरियासना पुलिस ने यह भी कहा कि 5 जनवरी को अहाते में नस्ब सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। वाज़ेह है कि इतवार की शब जेएनयू में तुलबा पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया था, जिसमें जेएनयू तुलबा यूनियन की सदर आयशी घोष समेत मुतअद्दिद तुलबा और कुछ प्रोफेसर भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। तुलबा का इल्ज़ाम है कि नकाबपोश हमलावर जिन्होंने कुछ प्रोफेसरों के साथ जेएनयू पर हमला किया था वो दाएं बाजू और आरएसएस की तुलबा तंजीम एबीवीपी से वाबस्ता थी। तुलबा का इल्ज़ाम है कि हमले की बार बार इतलात के बावजूद पुलिस पूरे हमले के दौरान जेएनयू के गेट के बाहर खड़ी रही और अंदर दाखिल तब हुई जब हमलावर अपना काम करके निकल गए। शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ कलकत्ता में एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दोपहर कलकत्ता पहुंच रहे हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती हैं। दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मोदी पहली मरतबा कलकत्ता आ रहे हैं। एहतजाज और मुखालिफत के इम्कानात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंटेलिजेंस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जगह जगह काला झंडा दिखलाया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस भी शहरियत तरमीमी एक्ट और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। 13 जनवरी को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी की दावत पर अपोजिशन की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया। ताहम ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात पर कांग्रेस और सीपीएम को ममता बनर्जी की मुखालिफत करने का एक और मौका मिल गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल दोपहर 2 रोज़ा दौरे पर कलकत्ता पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 4 कदीम इमारतें जिनकी तज़यीनकारी की गई है उनको कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके अलावा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजमीन को 501 करोड़ रुपए पेंशन का चेक सौंपेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमे को वाराणसी में अपने 3 घंटे के मुख्तसर दौरे के दौरान रविदास और काली विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के मुतासरीन के अहल खाना और रिहा होने वाले अफराद से तबादला ख्याल करते हुए इस बात की यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस पार्टी CAA NRC की मुखालिफत करती रहेगी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार और जेल से रिहा होने वाले तशद्दुद के दरमियान हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात के वक्त प्रियंका ने यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस हर वक्त उनके साथ खड़ी रहेगी। जी, मैं इन बच्चों से मिलने आई थी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो अरेस्ट किए गए थे, डिटेन किए गए थे प्रदर्शन के दौरान। वो एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। 15 दिन उनको जेल में रखा गया है। एकता जी भी थी जिनकी
छोटी बच्ची उनका इंतजार कर रही थी, तो उनसे मिलना चाह रही थी, सुनना चाह रही थी कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बातें बताई कि कैसा कैसा हुआ उनके साथ, और बहुत अन्याय हुआ है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई ऐसी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।